नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 नवंबर 2021 ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर नीच की राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि में सूर्य का ये गोचर 16 दिसंबर तक रहेगा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। शासन, प्रशासन, अथॉरिटी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य जीवन है, सूर्य आत्मबल है, आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है। तो जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, शासन प्रशासन से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की किसी भी योजना से उनका संबंध है या सरकार की किसी भी प्लानिंग में, किसी भी योजना में, किसी भी सरकारी संस्थान में जिनका संबंध है, उनके लिए सूर्य के इस गोचर का विशेष प्रभाव रहेगा। सूर्य का ये गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है और वहाँ पर केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और केतु की युति बनने से ग्रहण योग बन रहा है और इसी ग्रहण योग को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की नेगेटिव बातें कही जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सूर्य केतु की युति बनते ही संसार में प्रलय आ जाएगी। हर व्यक्ति दुखों के सागर में डूब जाएगा और अगले 1 माह में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो क्या सच में ऐसा होगा? इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में और बात करेंगे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों पर सूर्य केतु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। और 5 दिसंबर को मंगल भी वृश्चिक राशि स्वराशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य, केतु, मंगल और बुध भी 21 नवंबर को गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो सूर्य, केतु, मंगल और बुध की चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। तो पहले बात करते हैं कि केतु क्या है और केतु का क्या प्रभाव होता है। जब हम इसको समझ लेंगे तो फिर केतु के प्रभाव को, सूर्य केतु के युति को और ग्रहण को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न ये है कि केतु क्या है और केतु का प्रभाव क्या है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को अद्भुत ग्रह माना गया है। केतु अकेला ऐसा ग्रह है जो हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकता है। मोक्ष यानी कोई भी सांसारिक इच्छा शेष न रहना। मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मोक्ष का मतलब है सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, उससे तृप्त हो जाना। भारतीय दर्शन में प्रवृत्ति से निवृत्ति की बात कही गई है, अर्थात जब मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं तो वह मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेता है और मोक्ष इसी जीवन में संभव है। केतु मोक्ष के कारक हैं। केतु जिस भाव में बैठते हैं वो भाव ये बताता है कि पिछले जन्मों में हमने उस भाव से संबंधित कार्य ज़्यादा कर लिए हैं, इसलिए अब इस जन्म में उस भाव से विरक्ति होने लगती है। जैसे केतु अगर सप्तम भाव में गोचर करें तो पत्नी या पार्टनर से ज़्यादा लगाव नहीं होता है। दूसरी बात, केतु ये बताते हैं कि आपका नेचुरल टैलेंट कहाँ पर है, किस क्षेत्र में कार्य करके आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। राहु और केतु एक ही राक्षस के 2 टुकड़े हैं, लेकिन राहु जहां भविष्य दिखाता है, हमारी इच्छाओं को दिखाता है, आने वाले कल को दिखाता है, वहीं केतु इच्छाओं से मुक्ति यानी मोक्ष का कारक है। केतु भूतकाल हैं, इसीलिए जो लोग केतु से प्रभावित हैं वो पिछली बातों को लगातार दोहराते रहते हैं
जीवन की पिछली उपलब्धियों और परेशानियों का जिक्र बार बार करते हैं। केतु के मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति, शनि, बुध और शुक्र के साथ इनका सम संबंध है और इनके शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा। अगर कुंडली में देवगुरु के साथ गोचर कर रहे हो या देवगुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु अगर अकेले हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन केतु अगर अशुभ भाव में गोचर कर रहे हों, अशुभ ग्रहों के साथ हों या अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो उस स्थिति में कष्ट देते हैं। लेकिन अगर शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, यहाँ तक कि राजयोग बना देते हैं। केतु अचानक होने वाली घटनाओं के कारक भी हैं और केतु आकस्मिक रूप से धन का लाभ भी कराते हैं। तो इस तरह से आइए हम देखते हैं कि आपकी कुंडली के किन किन भावों में केतु का गोचर हो रहा है और वहाँ पर क्या परिणाम देंगे, अच्छा या खराब। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली और सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है और यहाँ पर केतु का भी गोचर है। कुंडली के छठे भाव और आठवें भाव और 12वें भाव इनको खराब भाव माना जाता है, इनको त्रिक भाव कहा जाता है। लेकिन इन भावों के संबंध में ऋषि पाराशर का एक सूत्र है, पाप ग्रह षष्ठ मृति व्यय अस्थास्त तद्भाव वृद्धिम कलयंति दोषः। षष्ठ छठा भाव, मृति मृत्यु का भाव यानी 8वां भाव, व्यय स्थान यानी 12वां भाव। तो छठे, 8वें और 12वें भाव में अगर कोई पाप ग्रह स्थित है तो उस भाव के पाप फल को विनष्ट करके शुभ फल को प्रशस्त करते हैं। अब यहाँ पर केतु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु अष्टम भाव के अशुभ फलों को नष्ट कर देंगे और शुभ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो फिर केतु सूर्य के प्रभाव को भी बढ़ा देंगे। केतु की ये विशेषता है, ग्रहण भी लगाते हैं लेकिन अगर त्रिक भाव में है तो प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो आपको ग्रहण के प्रभाव से बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। सूर्य के बल में केतु वृद्धि करेंगे। अब एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको समझाता हूं, जिससे कि आपको कुंडली का विश्लेषण समझने में सुविधा होगी। ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत आसान सा सिद्धांत है, आसान सा सूत्र है कि सूर्य का गोचर कुंडली के जिस भाग में हो, अगर उस भाग में ज़्यादातर ग्रहों का गोचर है तो वह कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है और अत्यंत श्रेष्ठ फल देती है। अब आप यहाँ देखिए, सूर्य दाहिने भाग में गोचर कर रहे हैं राइट साइड में, और दाहिने भाग में देवगुरु का गोचर है, दाहिने भाग में शनि का गोचर है, दाहिने भाग में शुक्र का गोचर है और 21 नवंबर को बुध का भी गोचर हो जाएगा और 5 दिसंबर को मंगल का भी गोचर हो जाएगा। कुंडली के बाएं भाग में राहु के अलावा कोई ग्रह नहीं बचेगा। तो इससे श्रेष्ठ स्थिति कुंडली की नहीं हो सकती। और जब कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ है तो फल भी अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इसलिए 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का जो ये गोचर काल सूर्य का है, ये आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। एक दूसरा अब महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको समझाता हूं कि अगर कुंडली के द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव,
इन भावों में शुभ ग्रह का गोचर हो या इनके स्वामी शुभ ग्रह हो या इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक महाधनी होता है, अत्यंत धनवान होता है। और आप यहाँ देखिए, लाभ भाव में देवगुरु का गोचर है, धन भाव के स्वामी है शुक्र जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं। तो ये कुंडली, यह ग्रह स्थिति आपको महाधनी भी बना देगी। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर कुंडली में शुभ ग्रह शुभ भाव में गोचर करें तो वह कुंडली बहुत ही अच्छा परिणाम देती है। और यहाँ देखिए कि देवगुरु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है, शनि का गोचर कर्म भाव में है। तो जितने भी प्रबल ग्रह हैं वो शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य के और केतु के प्रभाव के बारे में। सूर्य पंचम भाव के स्वामी है और पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है और सूर्य देवगुरु के मित्र हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का है और देवगुरु संतान के, शिक्षा के, विवाह के कारक होते हैं। तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शासन प्रशासन में आईएएस आईपीएस की, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 1 महीने का समय बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। बहुत प्रबल योग हैं। इस गोचर काल में आपका चयन कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए होगा या किसी प्राइवेट जॉब के लिए होगा। और देवगुरु संतान के कारक हैं, तो इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, विवाह भी हो सकता है। और अगर संतान की प्राप्ति होती है, विवाह होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। साथ ही साथ देवगुरु का गोचर एकादश भाव में है, लाभ के भाव में है और देवगुरु मार्गी अवस्था में है और 13 अप्रैल तक मार्गी अवस्था में रहेंगे और मेष राशि के जातकों के लाभ भाव में ही गोचर करेंगे। तो निरंतर आपको धन की प्राप्ति अबाध रूप से होती रहेगी। अष्टम भाव में केतु सूर्य के साथ हैं, तो सूर्य के कारण आपके अंदर अहंकार, ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन केतु क्या करेंगे, आपके अहंकार को समाप्त कर देंगे, आपकी ईगो को समाप्त कर देंगे। और वाणी के भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, तो आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा, व्यक्तित्व आकर्षक होगा, जिससे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। दूसरी बात, सूर्य अग्नि है, सूर्य तेज है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य में ऊष्मा है। तो एक तरफ तो केतु अष्टम भाव के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करेंगे और दूसरा सूर्य भी अष्टम भाव के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त कर देंगे, अष्टम भाव की अशुभता को जला करके राख कर देंगे। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, अष्टम भाव अकल्ट साइंस का होता है, अष्टम भाव ज्योतिष और अध्यात्म का होता है और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। तो जो जातक रिसर्च अनुसंधान से जुड़े हैं, अध्यात्म ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनको अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत उल्लेखनीय प्रगति करेंगे वो अपने क्षेत्र में। केतु अष्टम भाव में आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे और उसका ये होगा कि आप पर अगर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आने वाली होगी तो आपको उसकी जानकारी हो जाएगी और आप उससे अपने आप को बचा ले जाएंगे।
कुंडली का अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। अष्टम भाव के कारक होते हैं शनिदेव, और शनिदेव का गोचर आपके कर्म भाव में हो रहा है। तो अगर आप माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब के कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपके कार्य व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। शनि कंस्ट्रक्शन के भी कारक हैं। अगर आप निर्माण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुल, सड़क, बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, या जो कार्यदायी संस्थाएं हैं जैसे कि विकास प्राधिकरण है, आवास विकास है, नगर निगम है, निर्माण निगम है, सेतु निगम है, अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं, आप इन विभागों में कार्य कर रहे हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, या आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लायर हैं, तो ये 1 महीने का समय बहुत ही बेहतर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, और 5 दिसंबर तक मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और लग्न के स्वामी होने के नाते अगर गर्भवती माता कोई है तो उन्हें विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल जो हैं वो सर्जरी के कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं। तो अगर इस गोचर काल में 5 दिसंबर से पहले अगर संतान की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा संभावना है कि वो संतान सर्जरी से होगी, ऑपरेशन से होगी। इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा गर्भवती माताओं को। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय जो सपोर्टिंग ग्रह हैं उनका भी विचार किया जाना आवश्यक है। देवगुरु आपको धन दिलाएंगे, आपको शिक्षा और संतान का लाभ दिलाएंगे। देवगुरु आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, और जो धन आएगा उसका संचय भी देवगुरु कराएंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो आपके पास पैसा भी आएगा और पैसे का संचय भी होगा। और शुक्र चूँकि लग्जरी के कारक हैं, शुक्र ऐशो आराम के कारक हैं, तो आप सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों को खरीदेंगे। साथ ही साथ आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, शेयर्स में निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, या घर के लिए लग्जीरियस आइटम्स परचेज करने में आप पैसा खर्च करेंगे। कुल मिलाकर के ये गोचर बहुत ही बेहतर है। फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय कर लें। उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर 16 नवंबर को होगा। सप्तम भाव से आपके फैमिली लाइफ, पार्टनरशिप और व्यापार का विचार किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सिद्धांत मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण समझने में बहुत बड़ी सुविधा होगी। सूर्य जिस भाग में गोचर कर रहे हैं, अगर उस भाग में ग्रहों की संख्या अधिक हो तो वह कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। अब यहाँ आप देखिए, हालांकि सूर्य कुंडली के बीचों बीच में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सूर्य का गोचर किस दिशा में हो रहा है? सूर्य का गोचर दक्षिण दिशा में हो रहा है, कुंडली के राइट हाफ में हो रहा है। पहले सूर्य बाएं भाग में थे, इसके बाद मध्य भाग में आ गए, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पूरी तरह से दाहिने भाग में गोचर कर जाएंगे। तो दाहिने तरफ गोचर हो रहा है सूर्य का, और कुंडली के दाहिने भाग में
ज़्यादातर ग्रहों का गोचर है देवगुरु का, शनि का और शुक्र का, जो कि प्रबल ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं कुंडली को। ऐसे तीन ग्रह कुंडली के दाहिने तरफ हैं, तो ये कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ फल देगी आपको। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का जो गोचर काल है सूर्य का, ये अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। इसलिए आपको केतु से बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी कुंडली के शुभ भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो या शुभ भाव के स्वामी शुभ ग्रह हों, तो वह कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ फल देती है। आप यहाँ देखिए कि द्वितीय भाव के स्वामी है बुध, और बुध का गोचर 21 नवंबर को आपके सप्तम भाव में हो जाएगा, केंद्र में होगा। केंद्र के भाव में बुध का गोचर होगा। सुख भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य का गोचर भी केंद्र में है। मंगल का भी गोचर केंद्र के भाव में होगा 5 दिसंबर को। देवगुरु स्वयं केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में, और शनि भाग्य भाव में, त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं, त्रिकोण के भाव पंचम भाव के स्वामी हैं बुध। तो ग्रह स्थितियां बहुत ही शानदार हैं, शुभ भाव के स्वामी शुभ ग्रह हैं, इसलिए ये कुंडली आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देगी। और एक और बात, केतु के किसी भी अशुभ प्रभाव को देवगुरु समाप्त कर देंगे। देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है। देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो रहा है, उस पर कुंडली के किसी भी भाव में गोचर कर रहे किसी भी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल तक आपकी कुंडली के दशम भाव केंद्र के भाव में ही रहेगा। इसलिए अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आप पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं सूर्य के सप्तम भाव में गोचर के प्रभाव के बारे में। सूर्य और केतु ऐसे ग्रह हैं कि कभी कभी आपको ऐसे आइडियाज़ देंगे जो शायद ही किसी के माइंड में आते हों। सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, दशम का दशम होने के नाते व्यापार का विचार किया जाता है। तो आप अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यापार में कुछ ऐसा नया कर सकते हैं जो आपने भी कभी सोचा नहीं होगा, और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। आप ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगे, लेकिन ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद आपको अपने ईगो, अपने अहंकार पर काबू रखना होगा, क्योंकि आपके मन में ये धारणा बनेगी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही सही है। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर से संबंध खराब होंगे। दूसरी बात, सूर्य में ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश है, सप्तम भाव को प्रकाशित कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सप्तम भाव का श्रेष्ठतम फल आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्तों में गर्माहट लाएंगे, लेकिन दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, और लग्न से आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी, आपके स्वभाव का विचार किया जाता है। बुध 21 नवंबर को और मंगल 5 दिसंबर को सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। मंगल, सूर्य, केतु तीनों ही अत्यंत उग्र ग्रह हैं, तीनों ही असीम ऊर्जा के स्वामी हैं, ऊष्मा के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लग्न पर चूंकि मंगल, बुध, सूर्य, केतु की दृष्टि पड़ेगी, आपके अंदर
उग्रता स्वभाव में आएगी, जिद आएगी आपके मन में, जिससे कि आप सही गलत का ध्यान रखने में असफल होंगे। तो सूर्य का बस यही विशेष प्रभाव होगा सप्तम भाव में। और अगर आपने अपने वाणी पर, अपने ईगो पर, अपने अहंकार पर काबू रख लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है इस गोचर काल में। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय कुंडली में विराजमान और भी जो ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्टिंग ग्रह हैं, उन पर भी चर्चा की जानी जरूरी होती है। लग्न के स्वामी आपके शुक्र हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और शुक्र अष्टम भाव में भी अच्छे फल देते हैं। और शुक्र की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपकी कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव के स्वामी बुध हैं। बुध और शुक्र आपस में गहरे मित्र हैं। दूसरी बात, लाभ भाव के स्वामी है देवगुरु और देवगुरु का गोचर केंद्र में है आपके कर्म भाव में। तो देवगुरु आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में उल्लेखनीय प्रगति करेंगे। अगर आप शासन प्रशासन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो वेतन वृद्धि दिलाएंगे आपको, आपका प्रमोशन होगा, आपको उच्च पद प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में हैं या राजनीति में हैं तो वहाँ भी आप सफलता के शीर्ष पर पहुँचेंगे, क्योंकि केंद्र में गोचर कर रहे देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। और जब कर्म क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि आपकी होगी तो लाभ भाव के स्वामी भी देवगुरु हैं, तो आपको धन का लाभ दिलाएंगे, संतान का लाभ दिलाएंगे, शिक्षा का लाभ दिलाएंगे, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ाएंगे। धन आएगा और धन संचित भी होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी बुध हैं और धन भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। आप प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, शेयर में, ज़मीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं और उससे लाभ होगा। केतु आकस्मिकता के कारक हैं और केतु की पंचम दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है। तो केतु आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ करा देंगे। इस एक महीने में कहीं ना कहीं से आपको लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से, या आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है वो पैसा आपको मिलेगा। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर है। अष्टम भाव मृत्यु का होता है। अष्टम भाव इंश्योरेंस और बीमा का भी होता है। तो हो सकता है कि आपको बीमा से कोई आकस्मिक धन लाभ हो जाए, या जो जातक बीमा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको धन का लाभ हो जाए। कहीं ना कहीं से आकस्मिक रूप से धन लाभ का प्रबल योग बना रहे हैं केतु आपकी कुंडली में। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं तो आपके व्यवहार में मृदुता रहेगी, वाणी आपकी मधुर होगी। हालांकि सूर्य मंगल से के प्रभाव से आपको बचना होगा। और अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, सूर्य या मंगल अगर कमज़ोर हैं अंश बल से, तो सूर्य और मंगल का उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। सूर्य और मंगल के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है और उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि मंगल जब आएंगे आपके लग्न भाव पर, और मंगल जो है सर्जरी और एक्सीडेंट्स के, ब्लड के कारक होते हैं, तो थोड़ी सावधानी भी आपको बरतनी होगी। खास करके वाहन चलाते समय दुर्घटनाओं से आपको अपने आप को बचाना होगा। और साथ ही साथ आपकी कुंडली के सुख भाव की चर्चा अभी तक नहीं की मैंने। सुख भाव के स्वामी हैं सूर्य और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है सुख भाव पर। तो भौतिक सुख तो आपको मिलेंगे ही, उसकी कोई बात नहीं है। बात यह है कि आध्यात्मिक या मानसिक शांति,
पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से दुखी हैं, परिवार में भाई बहनों से, चाचा ताऊ से, माता पिता से संबंध खराब हो रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो वो सुख बेकार है। तो चूंकि देवगुरु की सीधी दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके घर परिवार में शांति सौहार्द का वातावरण रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने वाणी पर, अपने ईगो पर, अपने अहंकार पर अगर आपने काबू रख लिया तो सब कुछ बेहतर होगा और ये सूर्य का गोचर आपको अत्यंत लाभ देने वाला होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कुंडली के छठे भाव, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में हो रहा है। यहाँ पर मैं आपसे ऋषि पाराशर जी का एक सूत्र शेयर करना चाहूँगा। पाप ग्रह षष्ठ मृति व्यय अस्थास्तद्भाव वृद्धिम कलयंत्र दोष है। अर्थात षष्ठ यानी छठा भाव, मृति यानी मृत्यु का भाव अष्टम भाव, और व्यय स्थान द्वादश भाव। इन भाव में छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित पाप ग्रह उस भाव के पाप फल को विनष्ट करके शुभ फल को प्रशस्त करते हैं। अब यहाँ पर केतु पाप ग्रह हैं, सूर्य को भी पाप ग्रह माना जाता है और मंगल का गोचर 5 दिसंबर को होगा छठे भाव में, तो मंगल भी पाप ग्रह हैं। तो ये तीनों ही छठे भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि भी अष्टम भाव के श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। तो इस आपको ना तो केतु से भयभीत होने की आवश्यकता है और ना ही सूर्य के ग्रहण से परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह आपके कुंडली के छठे भाव में अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं, अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देंगे। सूर्य में ऊर्जा है, ऊष्मा है, गर्मी है, तेज है, प्रताप है। सूर्य छठे भाव के अशुभ प्रभाव, रोग, ऋण, शत्रुओं का विनाश करेंगे। आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं थी उन्हें दूर करेंगे। मंगल 5 दिसंबर को गोचर करेंगे छठे भाव में। मंगल भी शत्रुहंता कहे जाते हैं, तो शत्रुओं का विनाश करेंगे और रोग और ऋण से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। तीनों ही ग्रह आपको शुभ फल देंगे। सूर्य जब केतु के साथ होते हैं तो नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ आपके मन में आते हैं। आप अपने कार्यस्थल पर या अपने व्यापार में या अपने प्रतिष्ठान में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में कुछ ऐसा नया करेंगे जो आपने भी कभी सोचा नहीं होगा, और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद आपको अपने ईगो, अपने अहंकार पर काबू रखना होगा, क्योंकि आपके मन में ये धारणा बनेगी कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वही सही है, और इससे आपके व्यापारिक संबंध खराब होंगे। मिथुन राशि व्यापार की राशि है, बुध ग्रह की राशि है और बुध ग्रह व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ होगा। ऐसे लोग जो कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर है ये गोचर काल। नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी अच्छा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बॉस से व्यवहार आपको ठीक रखना है। यहाँ एक चीज़ आपको विशेष तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि 5 दिसंबर तक मंगल का गोचर संतान और शिक्षा के भाव में है। अगर आप गर्भवती माता हैं
तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल सर्जरी के कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, दुर्घटनाओं से बचना होगा, दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। 5 दिसंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है। और सूर्य के कारण आपको, हालांकि सूर्य बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं देंगे, फिर भी हड्डियों संबंधी रोग हो सकते हैं या नेत्र संबंधी आपको परेशानियां आ सकती हैं। सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। तो सूर्य और मंगल का उपाय करें। सूर्य और मंगल के उपाय पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लीजिए और उससे आपको लाभ होगा। सूर्य और केतु की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। केतु मोक्ष के कारक हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष की स्थिति तब बनती है जब आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर चुके होंगे, आपकी इच्छाओं की तृप्ति हो चुकी होगी, उसके बाद मोक्ष की स्थिति बनती है। तो केतु आपके जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे। भारतीय दर्शन में प्रवृत्ति से निवृत्ति का मार्ग बताया गया है, यानी जब आप भरपेट भोजन कर लेंगे तो उसके बाद आपके खाने की इच्छा नहीं रहेगी। यही केतु करते हैं, आपको भौतिक संसाधनों से, भौतिक रूप से इतना तृप्त कर देंगे कि फिर आपका ध्यान स्वतः आध्यात्म या मोक्ष की ओर अग्रसर होगा। मोक्ष मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है, मोक्ष इसी जीवन की स्थिति है जब आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाएं, कोई इच्छा शेष न रहे, वही स्थिति मोक्ष की होती है। और केतु ऐसी स्थिति को लाते हैं। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है केतु की, और द्वादश भाव विदेश का होता है। द्वादश भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। शुभ भाव में शुभ ग्रहों का गोचर श्रेष्ठ फल देता है। भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर आपको भाग्य का फुल सपोर्ट दिलाएगा। शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश यात्राएं कराएंगे, आपको हवाई यात्राएं कराएंगे, विदेश से आपको धन लाभ होगा। साथ ही साथ द्वादश भाव अस्पताल और जेल का भी है। छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का है। तो जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में संलग्न हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो लोग अच्छे कार्यों में संलग्न हैं और अस्पताल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जेल विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, या न्यायपालिका से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी हैं, तो उन्हें ये गोचर बहुत बड़ा लाभ देगा। चूँकि स्वामी हैं शुक्र द्वादश भाव के, और शुक्र जो होते हैं द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी शुक्र द्वादश भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो आपको सुख सुविधा के, ऐश्वर्य विलासिता के हर तरह के साधन शुक्र आपको उपलब्ध करा देंगे। देवगुरु भाग्य का सपोर्ट आपको दिलाएंगे। शनि अष्टम भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। शनि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। माइंस, मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इन सब कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं, लाभ होगा। अगर आप अध्यात्म, ज्योतिष
रिसर्च, अनुसंधान या अकल्ट साइंस से जुड़े हैं तो उसमें आपको उल्लेखनीय प्रगति होगी। और कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो अगर आप शासन प्रशासन, राजनीति, धर्म, ज्योतिष इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो लाभ होगा। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपका कोई डिग्री कॉलेज है, कोई इंटर कॉलेज है, कोई आपका बीएड कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, या आप इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। बात अगर करें पारिवारिक जीवन की तो ये बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर है और शुक्र विवाह और संतान के कारक हैं, पारिवारिक जीवन के कारक हैं। देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं, और देवगुरु की नवम दृष्टि जो है शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ रही है, तो इस गोचर काल में आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है, या अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ही सफल होगा। विवाह आपका इस गोचर काल में हो सकता है, क्योंकि आप अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि विवाह का योग, इससे बेहतर योग नहीं हो सकता कि शुक्र आपके स्वयं सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो विवाह के भी प्रबल योग हैं, संतान के भी प्रबल योग हैं, कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में सफलता के योग हैं। इसलिए आपको केतु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने पूरे मनोबल के साथ कार्य कीजिए, ये एक महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। हाँ, सूर्य और मंगल का उपाय कर लीजिएगा, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके मन में भी ऐसे ही शंकाएं, ऐसा ही डर होगा, तो वो दूर हो जाएगा। नमस्कार।